फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी हम पढ़ा रहे थे। फ्री रेडिकल, और हमने आपको बताया था कि अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट रेडिकल बने तो उनका सेल्फ कॉम्बिनेशन, क्रॉस कॉम्बिनेशन दोनों होंगे, समझे। इसलिए जो एनसीईआरटी में पेज हमने बताया था मीथेन का हाइड्रोजनेशन, उसमें लिखा हुआ है कि मीथेन के क्लोरीनेशन में इथेन क्यों बन जाता है, क्योंकि मिथाइल फ्री रेडिकल बने होंगे और उनमें आपस में भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। तो खैर एनीवे, वुड रिएक्शन में एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है पहले पीएमटी का जब पेपर होता था कि किस एल्केन को वुड रिएक्शन की मदद से नहीं बनाया जाता। तो अब ये सब तो सवाल बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक। आड नंबर वाले या अनसिमेट्रिकल, जिनमें दो डिफरेंट रेडिकल बनते हों तो उनको ठीक नहीं होगा, मिक्सचर बन जाएगा। तो पहले बहुत सवाल पूछे जाते थे। दूसरा जो है एल्केन बनाने के लिए वुड रिएक्शन, और ये तो खैर अभी भी पूछे जाते हैं, उर्ज फिटिक क्या है, अल्माइनन, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक। एक और रिएक्शन और पढ़ाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो, कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस इंटर में पढ़ा होगा, वैसे रिएक्शन रही होगी कोलवेज। कोलवे की एल्केन के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। तो पहले इसको लिख लो, फिर मैकेनिज्म बताते हैं। हमारा मकसद यहाँ मैकेनिज्म बताना है, ठीक। हाँ, फ्री रेडिकल के बारे में तुमको फिर हम क्वेश्चन देते हैं, फिर हम हेट्रोलिटिक में आ जाएंगे। लिखो, इट इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों बन सकते हैं। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, देखिए ये भी तुम्हारे एम्स में सर्सन रीजन में पूछा गया था, तीनों बना सकते हैं, बल्कि साइक्लो एल्केन भी। और इसमें रटने की जरूरत नहीं, जब आप मैकेनिज्म पता चल जाएगा तो क्यों नहीं बना सकते हो, है ना। लिखो, एल्केन हेडिंग डालो पहले। When सोडियम और पोटेशियम साल्ट, सोडियम आराम से लिखेगा और समझते हुए लिखेगा, है ना। सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, जरा लिख लीजिए, मोनो माने एक। सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन एक्वस मीडियम। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन एक्वस मीडियम। Monocarboxylic acid is electrolyzed in aqueous medium. Then at anode, alkane is obtained. At anode, alkane is obtained. CO2 is also evolved. CO2 is also evolved. At cathode, CO2 is also evolved. At cathode, hydrogen gas is obtained. Methane cannot be prepared by this method. Methane at cathode, hydrogen gas is evolved or obtained at cathode, hydrogen gas is evolved. Methane cannot be obtained. Unsymmetrical alkane, वही देखिए वुड्स रिएक्शन की ही तरह है। unsymmetrical alkane also
नॉट प्रिपेयर्ड बाई दिस मेथड। ये है बेटा, सबसे पहले, ठीक, एक मिनट जरा मैकेनिज्म हम लिखवा दें फिर तुम लिखना, तो पहले इसको समझो खाली। ये है भाई, लिखना बाद में, पहले तुम समझो, क्योंकि इसमें हम अभी क्वेश्चन देंगे ना, बहुत वैरायटी क्वेश्चन देंगे, दोनों वुड्स और इस पे दोनों पे देंगे सवाल। बेटा आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये है सॉल्ट, बोलो नहीं, अरे बोलो नहीं बच्चा, सोडियम एसीटेट या कोई भी हो, तो पहले जब साल्ट को पानी में डालोगे तो वो पहले इलेक्ट्रोलाइज होगा। साल्ट तो बेटा 100% आयनाइज होते हैं पानी में, तो साल्ट आयनाइज हो जाएंगे, ये देखिए। और इलेक्ट्रोलिसिस में पानी तो डाल ही देते हैं, खूब पानी लेते हैं, क्योंकि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए। अब देखो, दो आयनायन है, दो कैटायन है, तो आयनोड पर जब करंट पास करोगे, ये ध्यान दीजिएगा, कंडक्टेंस में न्यूमेरिकल भी आएंगे इस पर। हम तो इसमें ये पूछेंगे कि 2 एम्पियर की करंट 10 मिनट के लिए पास करें तो कितना मीथेन या इथेन इवाल्व होगी, तो ध्यान रखिएगा। मतलब ये आगे फिर एट एनोड, एनोड पे बेटा ऑक्सीडेशन होता है, ये हम सब पूछेंगे नहीं, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। देखो ज़रा, यहाँ ऑक्सीजन में 6 तो ऑक्सीजन में वैसे ही होते हैं, ठीक, और एक यहाँ से मिलेगा 7 और एक एक्स्ट्रा आ गया, सोडियम ने दिया होगा, सोडियम आखिर प्लस इलेक्ट्रॉन दे के निकल जा रहा है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में। तो जब ये बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ 7 बचेंगे, ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज़ को रेडिकल कहते हैं। अब ज़रा ध्यान से सब लोग सुनिएगा, जब कभी रेडिकल माने इलेक्ट्रॉनों की कमी, जब कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, दीज आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, अगर इनमें इलेक्ट्रॉनों में कमी आती है, आप ध्यान रखिएगा, हाईली अनस्टेबल, समझे। यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुए, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ऑक्सीजन तो खुद इलेक्ट्रोनिगेटिव है, समझे, और उस पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ भाई, ये होमोलिटिक फिशन है, तो ये दोनों मिलके यहाँ CO2 बन जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा। तो बताओ अल्टीमेटली कौन सा इंटरमीडिएट बना, बताओ, फ्री रेडिकल बना कि नहीं बना। अब फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, एल्केन। बहुत पहले एम्स में अगर ये इससे कंबाइन हो सकता है तो ईस्टर एक और साइड प्रोडक्ट हो सकता है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ईस्टर में भी साइड प्रोडक्ट, ठीक। अब बेटा मीथेन कैसे बना सकते हो बताओ। एनसीईआरटी में कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में दिया गया है कि 2 मिथाइल ब्यूटेनिक एसिड के साल्ट को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा। अरे अब तो तुम्हें एक मिनट जा कैथोड भी बता दें, तो कैथोड पे, हाँ एक बात और, यहाँ 2 आयनायन हैं। पहले बेटा वो आयनायन मूव करता है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो या रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। चूँकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हम केवल रिडक्शन SREP के टर्म में पढ़ते हैं, तो आयनायन वो पहले मूव करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। तो आप जब सीरीज़ देखोगे तो कार्बोक्सिलेट आयन का रिडक्शन पोटेंशियल OH आयन से कम होता है। कैटायन वो पहले मूव करता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो। एक इसी में लिख दें H2, है ना, ऐसे लिख दो, ठीक है, कैथोड पे H2 और सोडियम आयन और OH आयन सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा, ठीक। तो अब देखो इसमें ओवरऑल क्या हो रहा है, अब तुम्हारे लिए डायरेक्ट, तो जैसे मान लिया ये है RCOONA, कोई भी सोडियम साल्ट दे दें हम, तुमको प्रोडक्ट लिखना है, तो अब ये पूरा मैकेनिज्म तो नहीं लिखोगे, तुरंत बेटा जो है R रेडिकल बना दो तुम। यही अल्टीमेटली क्या हो रहा है बताओ, यही तो ब्रेक हो रहा है और CO2 अलग हो जा रहा है।
और R रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो मीथेन कैसे बन सकती बताइए? क्या मीथेन बन पाएगी? मीथेन में तो एक ही कार्बन है। ठीक है, लिख लो। तो अब बताओ ज़रा तुम लोग, 1 मिनट बस, 10 सेकेंड और। नालायक गुफरान, ये बताओ तुम ज़रा, अभी तो बच्चे, अब जैसे अब हम बताइए रेजोनेंस, या तुम्हारे यहाँ तो बहुत आगे निकल गए। अब यहाँ कोई अगर आवे पढ़ने और दूसरे दिन सर केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है, अभी एक रिपीटर बैच में एक बच्ची, सर केमिस्ट्री, हम कहा तुमको क्या समझ में आ रहा है यही बता दो केमिस्ट्री। अब जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म कर देंगे और कोई नया बच्चा आएगा, चूँकि हम ईमानदारी से पढ़ाते हैं तो उसको नहीं समझ में आएगा, ये है। और अगर उसको समझ में आ गया तो इसका मतलब हम पढ़ा नहीं रहे हैं फिर, क्योंकि इतने चैप्टर छूटने के बाद फिर कोई इंट्रोड्यूस होगा तो कैसे समझ में आएगा। तो अगर उसको समझ में आ रहा है तो कोई डाउट है, संजना कोई डाउट है फिर, हाँ, क्योंकि ये कंसेप्चुअल या तो उसका पढ़ा हुआ हो। अब हमने उसको रास्ता बताया तो हमने कहा नालायक, पूरे हजरतगंज लखनऊ के लड़के हमारे वीडियो देख रहे हैं और हमारे घर के लड़के नहीं देख रहे हैं, बताइए। तो पूरा आइसोमेरिज्म का उसमें लेक्चर पढ़ा हुआ है, जीओसी का पढ़ा हुआ है, उसको पढ़ो तुम, फिर हमसे पूछो उसको। तब तो इसका तरीका यही है भाई। अब देखो जैसे इसका इलेक्ट्रोलिसिस लिखा जाए, तुम बिल्कुल घबराओ नहीं, तुम यहाँ रेडिकल बनाओ और यही आपस में कंबाइन हो जाएगा। तो इसमें जल्दबाजी न करो, मूर्ख प्रबल, समझ रहे हो। यहाँ जो है ये देखो रेडिकल, अब यही आप कंबाइन हो जाए तो इसमें क्या प्रोडक्ट बन। अब वहाँ चाहे 2 लिखे जाए ना लिखे जाए उससे नहीं मतलब तुम्हें, ये प्रोडक्ट बनेगा 2,3 डाइमिथाइल। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में खाली क्वेश्चन डाल दिया था उन्होंने। और या चाहे वुड रिएक्शन हो, यहाँ Br हो तो भी यही बनेगा, ये है, लिख डालो। और आत्मिक मिश्रा, अगर इसमें 2 मिक्सचर दे दें हम, जैसे वुड्स में था, तो भाई हम दे दें कि नहीं सोडियम एसीटेट, सोडियम प्रोपियोनेट, तो बेटा दोनों रेडिकल बनाइए, फिर उनके क्रॉस कॉम्बिनेशन भी होंगे, सेल्फ कॉम्बिनेशन मिक्सचर बनेगा फिर। तो हम चाह रहे हैं यहाँ तक तुम पकड़ में तुम्हारे आओगे, लिख डालो। और देखिए इलेक्ट्रोलिसिस जहाँ भी होगी वहाँ फ्री रेडिकल बनेंगे, समझ में आया। पूनम तुम्हारे, फिर ये पूनम कहाँ, वहाँ पीछे बैठी हो? अरे तुम आगे बैठो बच्चा, आगे रहा करो हमेशा। सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनने में हम हमेशा आगे रहते थे कि हम प्रसाद मिले, सुने भले ना हम, लेकिन प्रसाद लेने में सबसे आगे। नहीं, वो आपका रिफ्लेक्शन कि भाई ठीक है बच्चे, अब उसमें थोड़ा कि हम प्रसाद में हम लालची हो गए, वो आपका रिफ्लेक्शन। भाई आप डायनेमिक रहो। नहीं, इस हिंदुस्तान में तुमको ट्रेन में लोग बैठने नहीं देंगे, इतनी हर जगह कंपटीशन है, तुमको बैठने नहीं देंगे, तुमको बस में नहीं बैठने देंगे, और तो बात जा रही। और उनको बस पड़ेगा तुमको उतार देंगे कि नहीं नीचे चलिए, ये है। फ्री रेडिकल, ठीक। और यही नहीं बच्चा, इलेक्ट्रोलिसिस, अब ऑर्गेनिक में ज़्यादा एग्जाम्पल तो है नहीं, कहीं भी इनऑर्गेनिक में भी अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही तो हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देते हैं, लेकिन हाँ पहले रेडिकल बनेंगे। देखिए पिछले साल जो है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्ट पूछा गया था इलेक्ट्रोलिसिस का 2020 वाले एग्ज़ाम में। तो अगर मान लिया तुम भटक रहे हो तो ये मैकेनिज्म से ये फ़ायदा होता है। अब तुमको नहीं याद तो तुम H2SO4 को H रेडिकल और HSO4 माइनस, H प्लस और HSO4 माइनस में ब्रेक किया। अब HSO4 माइनस जो है एनोड पे ले जाओ, रेडिकल बनाओ, अपने आप ही कंबाइन कर दो, तो तुम प्रोडक्ट तक पहुंच जाओगे। ये है मैकेनिज्म का, यही फ़ायदा होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो तुमको यही बताएंगे। कभी भी
अब तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि OH आयन का, मान लिया खाली वाटर होता, खाली वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती तो OH आयन आता है नोड पे। अब OH आयन से तुमको समझ नहीं आ रहा क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ठीक है OH रेडिकल, OH रेडिकल आपस में कंबाइन होगा तो H2O2, वो डिकम्पोज हो जाएगा O2 में, तो जब OH मूव करता है तो O2 बनता है। ये है, तो मतलब एंड तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगी सब कंसेप्ट। हाँ, होमोलिटिक फिशन, हाफ एरो बनाइए और देखिए, अब आपको मैंने ऊपर लिख ही दिया होमोलिटिक फिशन। अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, एल्काइल और CO के बीच में होमोलिटिक फिशन होगा। अब IIT में इसमें तगड़े तगड़े सवाल रख देते हैं। पटेल मैकेनिज्म समझ में आई है? इसलिए 700 नंबर लाओ। अब जो है ना 720 में 720 नंबर की तैयारी करो, एक को ना गलत करो भाई, उसमें क्या दिक्कत। जब सब ऑब्जेक्टिव आसान आ रहे हैं तो सारे सवाल करो। बस तुमको टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है कि हमको 3 घंटे में पूरा करना है, यानी कि तुम एक को गोले नहीं भर पाए और एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी खींच ले गया और तुम वहीं कोमा में चले गए कि नहीं क्या होगा। तो 10-10 क्वेश्चन करो, भरते जाओ। सुनील और सत्यांश लड़का मैंने बताया ना कि हम जो है नालायक ऐसे थोड़ा आ गया बहराइच से, हमने जैसे फ़ोन किया दौड़ता हुआ आया, कहा सर आप जहाँ कहिए, रेगिस्तान में भी हम चले आएंगे, आप जहाँ बुलाइए। हमने कहा तुमको आना पड़ेगा। नहीं बेटा, हम बहराइच अगर आ गए तो जिस गली में तुम्हारी परचून दुकान है वहीं से मारना शुरू करेंगे, पहले तो वहीं मारेंगे। और जानते हो इस बच्चे को एक लड़की, इसकी सीनियर थी, वो पढ़ती थी ऑनलाइन, भाई सब 2 साल से तो पढ़ाई अस्त व्यस्ती है, ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। उसका IIT बॉम्बे में हुआ, अनिका मदेसिया IIT बॉम्बे में, गरीब घर की लड़की IIT बॉम्बे में सेलेक्ट हुई, जानते हो। और एरो स्पेस में अब 4 साल बाद हो सकता है नासा में वो जो है साइंटिस्ट बन जाए, कुछ बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अंतरिक्ष की सैर करे। बताइए, हम लोग लखनऊ की सैर नहीं कर पाते पूरा, वो अंतरिक्ष की सैर। तो अब ऐसे जो छोटे जगहों से लोग बच्चे आते हैं, खूब मेहनती होते हैं, निकल जाते हैं बड़ी जगहों में। तो उसने भेजा था कि जाके सर को ढूंढ लो, हम नहीं जानते कहाँ किस कोचिंग में है, ये सर का फ़ोन नंबर, और जाओ पढ़ो जाके। तो ये आया तो कमज़ोर था ये, 100 नंबर आए थे पहले टेस्ट में, 100 नंबर शायद पार भी नहीं किया था, हमको लगता 80-85 नंबर थे। बस इसके पढ़ने की धुन थी, पढ़ता रहा। और इसको कई बार, इसका घर इंदिरा नगर में किराए के मकान में रहता था, कई बार हम मोटरसाइकिल से, अब उस समय हमारे पास ड्राइवर नहीं, तो ये कहे सर हम भी चलेंगे, मोटरसाइकिल से हम ले जाते थे बैठा के। हम वहाँ इंदिरा नगर में जहाँ पढ़ाते थे उन्हीं की ब्रांच इंदिरा नगर में थी, अब वहाँ मोटरसाइकिल में ले जाएँ। एक बार इसकी कैब गिर गई, तो आधा किलोमीटर दूर बताया कि सर हमारी कैब गिर गई। हम कहा नहीं, अब जाने दीजिए, अब हम मोटरसाइकिल में, अब हम वापस नहीं होंगे, कैब विदा हो गई। हमने कहा ना, वापस नहीं होंगे हम, क्यों कैब पहनते हो तुम। अब देखिए सेलेक्ट हो गया लड़का, गरीब घर का लड़का, क्वालिफाई हो गया, काम ख़त्म। अब उसको कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर नहीं, बड़ा डॉक्टर बनेगा तो सरकारी डॉक्टर तो हो जाएगा। 1 लाख रुपए सैलरी है सरकारी डॉक्टर की शुरुआत में। तुम 25 साल में अगर कहीं CSC PSC डॉक्टर बनोगे, तुमको 1 लाख रुपये, 25-26 साल के लड़के को 1 लाख रुपए, और इज्जत की नौकरी है, डॉक्टर हो, ठीक है ना, सेवा भी है, समाज सेवा भी है। परचून की दुकान में कौन सी समाज सेवा कर पाओगे तुम, 50 पैसे ज़्यादा लोगे हर सामान पे, है ना। और जितना घटिया सामान बेच सकते होगे उतना बेचोगे, तुम मिला भी दोगे, तो कौन सी सेवा कर पाओगे। MBBS डॉक्टर हो तो सेवा है, पैसे ऊपर से, तो उस सेवा के तुमको पैसे भी मिल रहे हैं। ये तो ये समझ में आई मैकेनिज्म। उसको बेटा लिख लो, उसका जब प्रोडक्ट लिख लो, मे बी साइड प्रोडक्ट,
हाँ लिख डालो, साइड प्रोडक्ट ही है और क्या। मे बी द प्रोडक्ट लिखा था, साइड प्रोडक्ट लिख दो। वहाँ पे सर N2 और उसके बाद में H2 लिखा है। H2 रहेगा भाई, H2O क्यों ना, H2 लिखो तुम क्यों H2O लिखोगे। हाँ तो होशियार हो तुम हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 700 से कम नंबर आए तो ऐसे गर्दन ऐसे उठा लेंगे हम, ठीक है ना। और हम इस बच्चे को तो कोचिंग के लिए बता रहे थे, ये एग्ज़ाम दे के लौटा तो हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, और तुमको जो है ज्यूटर में अगले बार एडमिशन हम करवाएंगे। तो कहा नहीं सर हमारे 600 से ऊपर हो रहे हैं। हम कहा अच्छा तो तुम एक बार चेक करवाओ, हमें भरोसा नहीं हो रहा है, हमको तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं। तो इस नालायक के 617 निकले। हम तो बड़े खुश हुए भाई, अनएक्सपेक्टेड, जिस बच्चे को इतना अंदाज़ा ना लगाया जाए और उसके 607, हम तो बड़े खुश हुए। हमने कहा हमारा एडमिशन भी एक गायब हो गया है, ये अब तो सेलेक्ट हो जाएगा भी है। और उसके 5 नंबर और ज़्यादा आए। देखिए किस्मत, जब आप अच्छे हो तो आपको सब लोग सहारा देंगे, और आप नालायक हो तो कोई सहारा नहीं देगा। तो उसके 5 नंबर और ज़्यादा आए, नहीं तो 617 नंबर जोड़े थे। इसलिए तो आज प्रगति गायब है। हाँ बहुत खुशी हुई बच्चा, प्रगति हम तो मैंने 2 दिन लगातार जो है अगर अटेंड किया क्लास, तो इसका मतलब पूरा वर्ल्ड स्वस्थ है, पूरा हिंदुस्तान स्वस्थ है आज, और वर्ल्ड को भी मान सकते हैं। प्रगति अगर तुमने लगातार 2 दिन क्लास लिया तो पूरा देश खुशहाल है। अब हम तो यहीं से एक मीटर मान लेते हैं। हाँ अब कोई भी प्रोडक्ट लिख लोगे, बताइए। चलिए ठीक है, अभी हम क्वेश्चन देंगे। अब हेडिंग डालो बेटा एल्कीन। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है कि कैन यू गिव द प्रोडक्ट, और उसका आंसर नहीं दिया उन्होंने, तो तुमको रेडिकल बनाना है बस, और क्या है ना। आप बताइए, जैसे सोडियम एसीटेट से ईथेन बन रहा है, ठीक, सोडियम एसीटेट से ईथेन, तो अगर बेटा सोडियम प्रोपियोनेट हो, जैसे ये है मान लिया, क्या बनेगा बताओ। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें, नालायक प्रबल बताओगे। हाँ बोलो भाई, ब्यूटे भाई ये रेडिकल बनाओ तुम, बस और तुमको कुछ नहीं करना। संजना तुमको रेडिकल बनाना है बस। अब इसी को कंबाइन कर दो, डाइमर बन जाएगा, तो ब्यूटेन ही तो बनेगा, एन ब्यूटेन। कभी कभी वो प्रोडक्ट दे देंगे, देखिए कभी कभी तुमसे कहेंगे कि एन ब्यूटेन बनाने के लिए हम किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें, तो बेटा इस आर बनता है इसमें, तो ऐसे ब्रेक कर दो, और इसमें ब्रेक करो, जल्दबाजी नहीं करना है तुमको। तो देखिए ये ब्रेक किया, अब इसमें COOH लगा दो, एक कार्बन कम हो रहा है, देखो ना कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, कार्बन बढ़ तो रहे लेकिन ओवरऑल ये वाला कार्बन CO2 में चला जाता है, ठीक। ये तो लिख लोगे, प्रोडक्ट हम दे दें तो रिएक्टेंट लिख लोगे। लिखो एल्कीन, रिएक्टेंट पहचानना है। एल्केन में बेटा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट, और हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम सॉल्ट ना लिख देना, कैल्शियम से कुछ और बनने लगेगा, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, समझे, कैल्शियम नहीं। लिखो एल्कीन, व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, व्हेन सोडियम, जल्दी करो बेटा इसको ख़त्म कर दें, व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड, अंडरलाइन कर लेना, 1,2 सैचुरेटेड, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड is electrolyzed, dicarboxylic acid is electrolyzed in aqueous medium, then at anode alkene is formed, rest will be same. At
alkene will form and rest will be same. At anode alkene will form, rest will be same, मतलब rest तो वही CO2 H2 तो सब वैसे रहेगा, rest will be same. जल्दी ऑर्गेनिक पूरा कर लो तो फिजिकल फिर शुरू करेंगे। तो कैलकुलेशन सिखाना है हमें, क्योंकि फिजिकल बहुत आसान आ रही, लेकिन जो नीट के बच्चों में गलती होती कैलकुलेशन के डर के कारण। फिजिकल बेटा तुम्हारे यहाँ बहुत ज़्यादा आसान आ रही, हमेशा आसान आती थी, कठिन तुमको ऑर्गेनिक ही मिलेगी। टेढ़े मेढ़े सवाल इसी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए, ये कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जो नेचर में भी पाए जाते हैं। और हमको एल्कीन बनाना है बच्चों, तो हमको सैचुरेटेड 1,2 लेना है, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। इसको सक्सिनिक एसिड कहते हैं। और लेकिन तुमसे किसी का भी पूछ सकते हैं, तो अभी हम मैकेनिज्म जब लिखेंगे तो बात बनेगी। ये देखो, इसको ग्लूटारिक एसिड कहते हैं। और इधर लिख देते हैं, इसको एडिपिक एसिड कहते हैं। इस तरह सब नेचुरल होते हैं, नेचर में भी पाए जाते हैं। आगे हमको याद नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं, और जितना याद है उतना लिखेंगे, अब गलत तो नहीं लिखेंगे। तो ये नेचर के, ये हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी सैचुरेटेड, दोनों CH2 के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो बेटा इस पर्पज़ के लिए एल्कीन बनाने के लिए या तो सक्सिनिक एसिड या उसका डेरिवेटिव, जैसे प्रोपीन बनाना तो भाई मिथाइल लगा दो यहाँ, दोनों COOH 1,2 हों, विसनल डाई कार्बोक्सिलिक हों बस, ठीक। मतलब अब जैसे देखिए, जैसे ये RR ले लिया, COOH है ना, तो अब इसका सॉल्ट ले लो, तो वो हो सकता है यही से रिएक्शन शुरू करें, NaOH लिख देंगे, एक्सेस NaOH, पोटेशियम, फिर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो बच्चों एल्कीन बन जाएगी। और CO2 ये तो तुम्हारा एनोड पे रहेगा, ये कैथोड पे हो जाएगा। NaOH सोल्यूशन में पड़ा रहेगा एनोड पे। अगर तुम्हें एथिलीन बनाना है तो 1 मिनट बस लिख लें, फिर तुमको लिखवा देंगे सोडियम सक्सिनेट के साल्ट को। और हमेशा देखो एज ए स्टूडेंट कभी साल्ट मिला करे तो -+ लिखा करो। तो ये सब इम्प्रूवमेंट, जो बढ़िया ऑर्गेनिक के इम्प्रूवमेंट यही है बच्चों, गारंटी है, तुमको याद नहीं करना पड़ेगा। और हमने बताया ना कि बहुत कितने बच्चे जो अब कोचिंग आने को तैयार नहीं करें, सर हम एक बार आपसे पढ़ लिया, अब हमको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये है कई बच्चे जिनके 10 नंबर से रुक गया, 15 नंबर से, तो वो खाली रेगुलरिटी के लिए आते हैं बस, अदरवाइज उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखो, अभी तो हम तुमको तरीका बताएंगे ना। एथिलीन बन गई। अब देखो ज़रा इधर, अगर मान लिया मैकेनिज्म तुमको लिखना हो, है ना, तो चुनिए जरा पेन लो नीला। अगर तुम्हें मैकेनिज्म लिखना है, लिखा करो, ये भले उसकी ज़रूरत हो चाहे ना हो, तो मैकेनिज्म लिखोगे ना तो तभी तुमको बात क्लियर समझ में आएगी। देखो ज़रा सब लोग, अब ये सब अभी बाद में लिख लेना, तुम यहाँ कंसंट्रेट करो और पिछली मैकेनिज्म को कंसंट्रेट करो। भाई आयनायन, हाँ चलिए इसको एक बार दिखा दो। पानी में घोलोगे तो क्या होगा? पानी में तो साल्ट तो पानी में 100% आयनाइज्ड होते हैं, नहीं होते बताइए? ये देखिए 2Na+,
और वाटर तो भाई इलेक्ट्रोलिसिस में हमको लेना ही है भाई। इलेक्ट्रोलिसिस या तो मोल्टेन स्टेट में होगी या सॉल्यूशन में होगी, आयन मूव नहीं करेंगे। अब एनोड का लिख रहे हैं, कैथोड पे तो हाइड्रोजन ही बन रहा है ना। तो अब तुम लोग बताओ एट एनोड, बताओ ये इन दोनों मैंने अभी बताया रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम होता है। आयनायन वो पहले एनोड पे जाता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो। अब देखिए, तभी तो भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। देखो इस बार 2 सवाल पूछे गए थे, तो कभी कभी 3 आ जाते हैं, कभी कोई 4 आ जाते हैं। तो वो सब जरा ढंग से तुमको पढ़ाना है हमें। देखो, और तुम अब छोटे छोटे बेसिक जो 9th-10th में पढ़े हो उन्हीं को अप्लाई करो। एनोड पे ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यहाँ भी एक एक्स्ट्रा है। तो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाल देगा, तो ध्यान देना सब लोग, तो ये भी रेडिकल बन गया, ये भी रेडिकल। इसको कहते हैं एसिटॉक्सी। अब ये तो सक्सिनिक एसिड का एसिटॉक्सी है, 2 एसिटॉक्सी है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ज़रा, अब यही है मेन बात। अब आप बताओ, हमने अभी तुमको बताया कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन आइटम पे अगर इलेक्ट्रॉनों में कमी आवे तो हाईली अनस्टेबल होंगे एंड प्रमोट द इनिशिएशन ऑफ एनी बिसनल बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ एनी नेबरिंग बॉन्ड, किसी न किसी नेबरिंग बॉन्ड को ब्रेकिंग को प्रमोट करेंगे। देखो ज़रा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब चाहे इधर का एरो नहीं बना रहे हैं, तुम चाहो तो बना भी सकते हो। ये यहाँ चला गया, मतलब अल्टीमेटली यही तो ब्रेक हुआ। ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यही तो बता रहे थे अभी पीछे। तो अब आप बताओ, 2 CO2 तो निकल गए, ठीक, और क्या रेडिकल बना। अब सुनील यहाँ पे खास बात देखो, ऐसे बना दें, देखो ज़रा, और सब लोग देखो, अगर 2 रेडिकल एक ही मॉलिक्यूल में 2 रेडिकल हैं नालायकों, तो वही आपस में कंबाइन नहीं हो गए। ये दूसरे से क्यों कंबाइन होंगे? साइड प्रोडक्ट तुम भले लिख दो कि साइक्लोब्यूटेन भी बन रहा है, लेकिन समझे, वो सब कोचिंग में जो टीचर है ना, उनकी दादागिरी होती है, वो ये भी लिख देते हैं। ये बनते नहीं, अनस्टेबल है। अब ठीक है, 2% बनेगा तो उसको हम क्यों लिखेंगे? आप बताइए, जब यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यही दोनों शेयर नहीं कर लेंगे? तो भाई साइड प्रोडक्ट पूछा जाए तो लिख सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं, पूछे नहीं जाएगा। ये तो कलाकारी है, कोचिंग, ये तो हज़ारों कोचिंगें हो गई ना, एक दूसरी साइंस जनरेट हो गई। ठीक, हमने सुनील बहुत सारी प्रैक्टिकल किताबें जर्नल से, जिनमें उनमें कहीं नहीं लिखा होता है एथिलीन बनता है, दैट्स ऑल। ये तो कोचिंग में जो जगलर, हमारे जैसे जगलर, वो सब बनाते चले जा रहे हैं प्रोडक्ट, समझे। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि एथिलीन के लिए हम कौन सा मालिक। अच्छा, जैसे देखो, अभी लिख लेना, इसमें जल्दबाजी न करो। जैसे तुमको प्रोपीन बनाना है, नालायकों देखो, जैसे ये बनाना है प्रोपीन। अब तुमसे पूछा जाएगा, अगर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से बनावें तो बेटा एथिलीन तो सक्सिनिक एसिड से बनता है, तो तुम एक मिथाइल एक्स्ट्रा ले लो एक कार्बन पे, ये COOH ये ले लीजिए, इसका सोडियम सॉल्ट ले लीजिए, दोनों COOH 1,2 हो। प्रोपीन के लिए ये इसका सोडियम सॉल्ट लीजिए। अब यहाँ 2 ब्यूटीन हो तो मिथाइल इधर लगा दीजिए, फिनाइल लगा हो तो यहाँ फिनाइल लगा दो। तो R लेना है तुम्हें, है ना। तो एक लाइन जरा लिखो, व्हेन ये कहीं ऊपर लिख लेना, ये सारे, ये कहीं ऊपर जो जगह है वहाँ लिख लेना, मेन कंटेंट में इसको लिखना है। व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड are their derivative, succinic acid are their derivative, their derivative is electrolyzed
are their derivative is electrolyzed in aqueous medium, are their derivative is electrolyzed in aqueous medium, then at anode alkene is obtained, at anode alkene is obtained. बस बाकी सब ठीक है, and rest will be same. और मिश्रा जी ये बताओ, जो ये इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो सलूशन बेटा कैसा होता चला जाएगा? एक्वस नहीं, बेसिक, क्योंकि NaOH बनता चला जा रहा है ये भी। और पंडित जी तुम यहाँ क्लास होने के बाद तुम तुरंत घर चले जाते हो भाई, सचिवालय के तुम अरे यहाँ बैठ के पढ़ा करो, अपना टिफिन विफिन घर से ले आया करो, और क्या ना, घर से खाने पीने का सब लेके आओ यहाँ। और उसके बाद यहाँ जब क्लास छूटे, क्योंकि तुम उसी इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहते हो पढ़ाई के, तो ज़रा 2 घंटा और पढ़ के जाओ, समझे? अभी तुमको कल पंडित जी मिल जाएगी वो 300 सवालों की सीरीज़, 300 या 200 सवाल। हाँ, आज हमने आंसर सब दे दिए हैं, आंसर अभी सब आंसर जो पहले दिए थे लोगों ने टाइप ही नहीं किया, तो अब हमने कहाँ से क्वेश्चन लिए अब हम भूल गए, तो अब हमको सब हल करना पड़ा। मतलब इसी बहाने हमको भी पूरा हल करना पड़ा। हम कल 4 घंटे रात में हम यही हल करते रहे 11 बजे तक, फिर उसके बाद हल करके फिर कहीं करेक्शन वरेक्शन, खैर ये फ़ायदा हुआ कहीं करेक्शन दिख गया तो वो भी सही कर दिया। तो आज सब करा देंगे, कल तुमको दे देंगे, कल ही हल कर डालो उसको दूसरे दिन के लिए छोड़ो ही ना। तुम्हारे बैच में GOC कार्बोनियम आयन एक आध सवाल है, तो अभी हम कल तक आ ही जाएंगे उस पर, ख़त्म करो। फिर हम 100 सवालों की दूसरी अगले हफ्ते वर्किंग शीट दे देंगे, फिर 50 क्वेश्चन तुमको टेस्ट पेपर में देंगे। तो ये सब पेपर तुम्हारे इकट्ठा रहेंगे ना, बस। तो इसलिए यहाँ पढ़ाई, यहाँ देखते हैं कि क्लास में जो है कोई हमको पढ़ते दिखते नहीं कोई है। तो यहाँ तुम लोग और जो लोग आसपास नरही में रह रहे हैं उन, तो भाई नरही में वहाँ घूमने क्यों जाते हो? तुम यहीं बैठ के पढ़ो, क्लासरूम खाली है। अब व्यवस्था ना हो तो बात अलग है। तो जैसे केमिस्ट्री ही कम से कम हम तो बैठे रहते हैं 5 बजे तक, तो निकले तुम दौड़ के एक साथ सवाल पूछ लिए, तो हमको जो है तुम्हारे लेवल के सवाल को बताने में हमको ज़्यादा सेकंड नहीं लगेंगे, तो तुम तुरंत लगा लिए। अच्छा, तुम्हारे पास कोई गाइड है या किसी और दूसरे के पास है, तुम बगल में बैठ के पढ़ रहा, तुमने भी उससे लगा लिए सवाल, ये है। अब भाई देखो तुम्हारे यहाँ देखिए 2 महीना हो गए क्लास के, तो थोड़ी सी अब जो है चार्जअप हो जाओ तुम लोग। ये मैकेनिज्म तुम अपने आप लिख लोगे नहीं लिख लोगे बताइए? ये अगर लिखना हो तो लिख नहीं सकते हो भाई। 2 आयन है, जल्दी करिए, आज ये ख़त्म हो जाए तो इलेक्ट्रोलाइटिक शुरू कर दें। तो GOC चैप्टर बेटा बहुत, अभी हम बेसिसिटी कन्फर्मेशन, ये थोड़ा बोर हो जाओगे एक ही जैसा पढ़ते पढ़ते, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेटजी वाइज बेसिसिटी अमीन में पढ़ा देंगे। अमीन की जब रिएक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ा देंगे, और कन्फर्मेशन जब एलिमिनेशन पढ़ाएंगे तब बता देंगे, वहीं ज़रूरत भी पड़ेगी। चश्मा लगाओ प्रगति नहीं, आधी केमिस्ट्री गलत लिख लोगी। हाँ, तो आज तो फिर गलत हो गया लेक्चर आज, ठीक है ना? कार्बन की जगह बाद नाइट्रोजन लिखोगी तुम। इस निदा पूरा समझ में आ रहा है? तुमने कभी ना तो किए नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। तुमसे कभी ना तो निकलते नहीं कि नहीं हमको नहीं आ रहा है। रीना बिटिया, कल नहीं थी तुम? रेगुलर रहो बच्चा, नहीं तो फिर पूनम से हमने एक बार ऐसे कह दिया कि रेगुलर रहो, तभी इसने कसम खा लिया कि हम रेगुलर नहीं रहेंगे। लड़के कभी कभी ऐसे गुस्सा आ जाते हैं। एक बार हम एक
लड़का जो है हमसे ऐसे गुस्सा गया जो है पेश में, हमसे हम कभी डांट वांट दिया होगा तो गुस्से में था। एक बार ऐसे हम तो भूल भाल गए कि इसको हमने कब डांटा था। हमने कहा बेटा तुम रेगुलर खूब पढ़ाई किया करो। कहा सर आज से पढ़ाई छोड़ रहे हैं। कहा हम ठेकेदार बन जाएंगे जो भी है, लेकिन आज से नहीं पढ़ेंगे हम। तो हमने कहा बेटा क्या हो गया? कहा ना सर, अब आपने कहा अब आज से पढ़ाई नहीं करेंगे, एनडीए की तैयारी करेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं अब। तो हमने कहा उसमें भी तो, कहा नहीं सर उतना हमको आता है, हम वो क्वालिफाई कर लेंगे। और वो एनडीए में सेलेक्ट हुआ। कहा बताइए लड़के तो उनको कुछ कहना भी ठीक नहीं है, कब नाराज़ हो जाए। लड़के भाई नौजवान हो तुम लोग भाई, ब्लड जो है बॉइलिंग पॉइंट पे है, कब जो है गुस्सा आ जाओ तो। कहा नहीं सर अब नहीं पढ़ेंगे। अब आपने कहा क्यों? हाफ एरो बनाना है सुनील भाई, मैकेनिज्म सही से मैकेनिज्म साफ साफ लिखना है। फुल एरो बना दिया है इसलिए था तुमने। हाँ ये हाफ एरो बनाना है भाई। 1 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म है, समझे? 1 इलेक्ट्रॉन लिख लिया, लिखो एल्काइन। और एक बात बेटा ध्यान देना, जब कभी 2 रेडिकल 1-2 पोजीशन पे हों तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन क्यों होगा? इंट्रा होगा, आपस में ही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन देंगे। इससे ज़्यादा तुमसे ये पूछा जाता है तुम्हारे एग्ज़ाम में कि प्रोपीन बनाने के लिए किस एसिड साल्ट को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, तो भिड़ा लोगे एसिड साल्ट। हाँ तो ये तुम प्रैक्टिस करो, सीखो इसको। अब इससे क्या है ना कि फ्री रेडिकल का थोड़ा तुमको आइडिया हुआ है, 2 रिएक्शन पढ़ा दिया ना, वो एल्केन में है ये। और आप ध्यान रखिएगा मीथेन नहीं बना सकते दोनों मेथड से। आगे हम तुमसे पूछेंगे कि मीथेन किस मेथड से बना हुए हैं। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से और उर्ज प्रोसेस से मीथेन नहीं बना सकते, और अनसिमेट्रिकल भी नहीं बना सकते। अनसिमेट्रिकल बनाना नहीं चाहिए, मिक्सचर बनेगा। लिखो बच्चा एल्काइन। और एल्काइन में अपने आप लिखना मैकेनिज्म, हम तुमको रिएक्शन बता दें। ये तो सैचुरेटेड था, देखिए 1-2। अच्छा तुम बताओ अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लाना हो तो क्या करें हम? तो एक नालायक डबल बॉन्ड पहले से लेके चलो। तो अब यहाँ जो अभी तुम सैचुरेटेड लिखे थे, अब अनसैचुरेटेड लिख दो। अगर तुम्हारा स्टार्टिंग मटेरियल अनसैचुरेटेड है 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन जाएगा। अब तो आईआईटी वगैरह में बहुत आगे पूछा, वो तो सोडियम, इसको एडिपिक एसिड के सोडियम साल्ट कि बाकी लोग करें ना, इसमें Na लगा के बताओ जरा क्या बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस। जरा ये क्वेश्चन लिखो ना, प्रोडक्ट गिव द प्रोडक्ट व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ एडिपिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। हाँ हर्षवर्धन बताओ तो। बिल्कुल, वेरी गुड। तबीयत खुश कर दिया हर्षवर्धन तुमने। पंडित जी तुम बोल नहीं पाए, अभी लड़खड़ा रहे हो तुम भाई। पूरे करो, 720 में 720 करो हर्षवर्धन, समझे? तब तुमको झापड़ मारेंगे, फिर सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे कि हमने टॉपर के एक झापड़ मारा है। बस बच्चा इतने प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए और कुछ नहीं। और इस लेवल पे सब लोग इतना आंसर दे सकते हैं। आप अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो, और जो लोग आंसर नहीं दिए वो भरोसा नहीं रखे, उनको लगा कि नहीं सर ने कुछ नया पूछ लिया है। भाई तुम रेडिकल बनाओ, बस रेडिकल बनाओ, बन जाएगा।
पटेल क्या बनेगा? अगर यहाँ Na लगा हो तो इलेक्ट्रोलिसिस करें तो क्या बनेगा? साइक्लोब्यूटेन ही तो बनेगा। अब साइक्लोऑक्टेन तो नहीं बन सकता, अनस्टेबल होता है, 6 मेंबर्ड के बाद अनस्टेबल है वो। आप बताओ, तो ये हमारे बच्चों का रेंज इसलिए तो बढ़ जाता है ये हमारे बच्चे जो ऑर्गेनिक पूरा पढ़ लेते हैं ना, तो उनका रेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हमारे बच्चों को कोई पढ़ा नहीं सकता दोबारा। लड़के भाई हम तो इंडिविजुअल पढ़ाते नहीं थे, तो जब हम पढ़ाते थे उसके बाद जब हमने छोड़ दिया, पेस में चले गए, तो लड़के जब दूसरा ज्वाइन किए तो उन्होंने बताया कि नहीं सर आप हमको मत बताइए, हमको टीचरों ने बताया, केमिस्ट्री टीचरों ने बताया कि सर आपके स्टूडेंट तो बड़े नालायक थे। उन्होंने कहा नहीं सर आप ऑर्गेनिक मत पढ़ाइए सर, अब हम रेगुलरिटी के लिए ज्वाइन किए हैं। वो सर हमारे इंडिविजुअल पढ़ा नहीं रहे इसलिए। तो आप बताओ ये जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो बस शार्ट में लिखो ये रेडिकल ही तो बनेगा यहाँ। और बच्चों जब ये रेडिकल बना, ये हम लोगों को सिखाना चाह रहे हैं। अभी हम वुड्स रिएक्शन में भी इसी तरह की बात पूछेंगे। तो बताओ एक ही मॉलिक्यूल में अगर 2 रेडिकल हैं, 2 जगह इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक प्रोफेसर समझ रही हो बच्चा, तो बताओ यही दोनों नहीं कंबाइन हो जाएंगे तो बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं आ जाएगा? ये बन गया। तो ये तुमको स्पॉन्टेनियस हर्षवर्धन ने बताया, तो ऐसे ही बताओ, तुम स्पॉन्टेनियस बताओ। अब रेडिकल सीखने का यही मतलब तो है। अच्छा ये दूसरे से कंबाइन करेंगे तो साइक्लोऑक्टेन नहीं बन जाएगा बेटा? 6 मेंबर के बाद फिर रिंग अनस्टेबल होती। अगर तुम्हारी चॉइस है तो फिर ब्यूटेन ही बनाओ। और तुम्हारे लेवल पे तुम याद रखो, अगर एक ही मॉलिक्यूल में 2 रेडिकल बने, उन्हीं का आपस में कॉम्बिनेशन हो जाएगा, समझे? 1,2 है तो एल्कीन बन जाएगा, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 है तो साइक्लो एल्केन। ये बात ध्यान रखिएगा। लिखो एल्काइन। एल्काइन when sodium or potassium salt of unsaturated 1,2 unsaturated 1,2 dicarboxylic acid is electrolyzed in aqueous medium, then alkyne will form. Alkyne will form. At anode and rest will be same. बच्चों मैलिक एसिड बताया था तुमको हमने, ये देखो ये तो सिस फॉर्म हो गया। अब यहाँ सिस ट्रांस है, नहीं मतलब है, या हम ट्रांस ले लें। और बच्चा इतना आसानी से पढ़ो ना कि 50 बार रिवीजन करो एग्ज़ाम तक आते आते ऑर्गेनिक का, फिर इसी तरह फिजिकल का, तब तुम्हारे पास कुछ टाइम बचेगा कि ऑर्गेनिक हम समझते हुए पढ़ें तो 100% हो जाएगा। हमारे पास तो पूरी दवाई है 100% करने की। लेकिन उसमें 4-5 सवाल ऐसे ज़रूर होंगे जिसमें तुम्हारे माइंड का एप्लीकेशन होना है। जो अब जैसे इनर्ट गैस पे क्वेश्चन पूछा, तो एक इनर्ट गैस के बारे में तुम कुछ ना पढ़े हो, लेकिन तुम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो उसमें छांट लोगे कौन सा आंसर सही। तो ऐसे सवाल आप 2-4 सवाल ऐसे होंगे जो किसी कंसेप्ट से, या हो सकता तुमको पढ़े ना हो, उसमें मेंटल एप्लीकेशन जहाँ लगाओगे तुरंत आ जाएगा।
तो अगर मैलेइक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड या उसके डेरिवेटिव को तुम इलेक्ट्रोलाइज करोगे एक्वस मीडियम में तो एल्काइन बन जाएगा एनोड पर। अब मैलेइक एसिड लोगे एसिटिलीन बनाना है तो, और देखिए साइक्लोएल्केन आपने देखा कि अगर 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, 1,3 है, 1,4 है, 1,5 है, 1,6 है तो साइक्लोएल्केन। तो कोल्बे प्रोसेस इज़ ए इफ़िशिएंट प्रोसेस। भाई पहले पुराने ज़माने में जब ज़्यादा मेथड पता नहीं होते थे तो ऐसे साइंटिस्ट बनाते थे साइक्लोहेक्सेन, समझे। वो हेक्सेन 1,6 आल को लेके ऑक्सीडाइज करते थे, एसिड बन जाता था, और एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते थे, एक्सेस साल्ट बन जाता था, फिर उसको एनोड कैथोड में ले जाते थे। अब साइक्लोहेक्सेन गैस तो है नहीं, वो तो लिक्विड ही है, तो वो ही एनोडिक कंपार्टमेंट में मिल जाएगा। तो ये सब भाई देखिए कितना लोगों ने काम किया होगा सिंथेटिक। फिर धीरे धीरे जब प्रोसेस नए नए आते गए, समझे, तो केमिस्ट्री आसान होती चली गई। नहीं तो पहले लोगों ने कितना कठिन काम किया होगा। ये अब तुम इसकी मैकेनिज्म खुद लिखो, इसकी लिख लो, लिख लीजिए। व्हेन मैलेइक salt of मैलेइक एसिड, when salt of मैलेइक एसिड or fumaric acid is electrolyzed or their derivative भी लिख दीजिए, salt of मैलेइक एसिड or fumaric acid or their derivative is electrolyzed in aqueous medium or electrolyzed in aqueous medium, then at anode alkyne is obtained. And rest will be same. ठीक, लिख डालो इसकी मैकेनिज्म, अपने आप लिखो, खाली एनोड पे दिखाओ, इसको दिखाओ, सबकी कॉपी चेक करेंगे। और मीथेन का हेलोजिनेशन, इथेन का, प्रोपेन, सब पढ़ाई दिया, और पढ़िएगा पूरा, एनसीईआरटी पूरा पढ़ डालिए। और तुमने पढ़ा है आयोडिनेशन रिवर्सिबल होता है मीथेन का, आप देखो पढ़ा नहीं, गुफरान है, इसलिए उसमें जब आयोडिनेशन करना होता है तो HNO3 की प्रेजेंस में करते हैं, जिससे HI ना बन पाओगे। HI रिवर्सिबल कर देता है उस रिएक्शन को। अब तुम लोगों का टेस्ट कब है? अभी संडे को तो नहीं होगा, अब अगले संडे को होगा, तो पूरा कर लो। तो ये पूरा GOC भी रखेंगे फिर हम, है ना। एक टेस्ट जो है सोच रहे हैं क्लासरूम में तुम्हारा करवाएं, पेपर ही नहीं टाइप, पेपर टाइप कर दें तो एक टेस्ट क्लासरूम में, और नहीं टाइप करेंगे तो हम बोर्ड पे लिखेंगे। 5, 10, 20 सवाल तो लिख ही देंगे, जिससे इसी तरह क्वेश्चन तुम्हारे पास अच्छे अच्छे आ जाएंगे भाई टेस्ट के थ्रू।
और ऐसे बहुत ज़्यादा बेटा सही नहीं होता, ज़्यादा मटेरियल देना सही नहीं होता। लड़के फिर उसमें समोसे ही रखते हैं। ज़्यादा बुकलेट देने पर उसका जो है उस पर अपना जो है समोसे और गुझिया सेवई ये सब रख देते हैं उसमें, या तो अपना खेलने का जो है नाव बना देते हैं, उसको हवाई जहाज़ बना देते हैं। होलिका दहन में मैंने देखा है केमिस्ट्री के नोट्स डाल, ये इसी हम जब इस रास्ते में आगे बढ़ोगे हजरतगंज अशोक मार्ग की तरफ, तो बीच में पीसीओ के पहले वहाँ पे होलिका जलाई जाती। तो हम निकल रहे थे तो हमने देखा कि एक जहाँ पढ़ा रहे थे उसके कोचिंग के नोट्स, और उसमें हमारी कॉपी सबसे ऊपर थी उसी में। तो किसी लड़के की आस्था रही होगी कि सब नोट्स अगर जला दें तो शायद नंबर होलिका माता प्रसन्न हो जाएं और शायद सारे क्वेश्चन सही हो जाएं हमारे। और इसकी मैकेनिज्म लिखो, अपने आप लिखो भाई, आई नोट की तो मैकेनिज्म लिखो, दिखाओ इसलिए जल्दी से लिख के। निर्भय क्या कर रहे हो, लिखो तो मैकेनिज्म। तुम उनकी कॉपी में लिख रहे हो क्या? अपनी कॉपी में लिखो। नहीं आओ इधर ले आ जाओ, इधर आ जाओ आगे, तुम अभी वहाँ लिखो। अच्छा जल्दी दिखाओ लिख के। अब ये तो नहीं हो रहा है कि लो सर को दिखाओ जल्दी से। तुम इनके भक्त ना बनो, नहीं तो बड़ा नुकसान हो। तो हमारे भक्त बनो, तुम बड़े गुरु की शरण में न जाओ। हम तुमसे अभी कह रहे हैं अभी समय नहीं है, अभी तुमको इतने बड़े गुरु की शरण में जाने का समय नहीं है। तुम डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद फिर दीक्षा लेना इनसे। लिख डाला है मैकेनिज्म, लाओ दिखाओ, आओ यहाँ दिखाओ जरा। एक्टिव रहो तुम लोग, एक्टिव नहीं रहते। प्रबंध लिखे हो नहीं, कब लिखोगे? हाँ हाँ आओ इधर दिखाओ आके। अरे तुम ठीक है, रफ में तुम उर्दू में लिखोगे तो भी हम समझ जाएंगे, हमको थोड़ी बहुत उर्दू आती है। हम जो कि भाई प्राइमरी स्कूल में पहले हमारे गांव में वो ना दिखाओ, वो तो हमने खुद ही लिखा है। तुम जहाँ से लिखो वो दिखाओ। यहाँ एस तो लिखो, अच्छा चलो ठीक है। हाँ बस अब यही आपस में कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ एच ये टेक्निकल बदमाशी, इस जगह भी तुम टेक्निकल बदमाशी कर रहे हो। नहीं फ्री रेडिकल नहीं, तुम सही लिखो बेटा। हाँ चलो नहीं वो तो ठीक नहीं, फेयर वाली बात नहीं, तुम रफ फेयर साइंस में हर चीज़ सही लिखो। इससे क्या हैबिट तुम्हारी बनेगी। तुम बात समझ नहीं रहे हो। हाँ देखो पंडित जी ने ठीक लिखा है बिल्कुल, हाँ ऐसे लिखो। आप कभी भी गलत चीज़ को कहीं भी ना लिखो। लिखो हर्षवर्धन घंटे भर लगा दियो भाई इसके लिखने में, समझे? तो आप कुछ क्वेश्चन देते हैं, अब पढ़ लेना, ठीक? लिख लिया ना इसको? अब बेटा जो है दोनों क्वेश्चन जो है हम देते हैं, तुम लोग करिएगा, लिखो, फिर आगे पढ़ते हैं। उर्ज और इसमें दोनों में दे देखो। अब जैसे जितने क्वेश्चन हम देते कि भाई इतने क्वेश्चन तुमको तैयार रखने हैं। लिखो कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। जिंक डस्ट,
कभी कभी अल्कोहल भी लिख देते हैं। देखो तुम्हारे ये पहले एम्स में पूछा, डाई ऑक्सीजन लिखा रहे तो बेहोश मत होना। ईथर है, ईथर तो बहुत सारे होते हैं, ये है डाई ऑक्सीजन। काफ़ी क्वेश्चन लिखो भाई, अब एक दो क्वेश्चन लिखने से क्या बनेगा। नीट 2022 का भी सवाल लिख दें। हाँ हाँ, और क्या। सुनील देखो ये 22 का सवाल। तेईस का जल्दबाजी होगा। ये देखो भाई, अब इसको करिएगा। देखो ऐसे सब, अब ये सब हमेशा याद नहीं आते हैं, जो भी स्पॉन्टेनियस याद आए, है ना। इधर माइक में दिखता है, ये यहाँ कैमरा तक आएगा, इधर आएगा। चलो नहीं, इधर नोट, हाँ इधर थोड़ा देख, बस घुमा दो बस, फिर बात सही कर दे। क्वेश्चन लिख दे भाई, क्यों हमेशा याद नहीं आते ना। अभी जैसे ये क्वेश्चन देखो, अभी हम भूले जा रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, या ये होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये देखिए,
कितने लिख रहे हो बेटा? इसमें 2-4 सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं और 2-4 सवाल आए हुए हैं। अब इससे तुमको पूरा आइडिया लग जाए। और छोटे छोटे सवाल कि CO2 गैस रिलीज हो रही है और हाइड्रोजन गैस, अब वो सब सवाल नहीं, वो तो तुमको खुद ही करना है। जल्दी करो, अगर दिसंबर भर में ऑर्गेनिक ख़त्म कर लोगे तो फिर हाँ, अभी ऑर्गेनिक में बड़ा हिस्सा है भाई। अभी तो रिएक्शन ये जब ख़त्म कर लेंगे तो ऑर्गेनिक का ही तो कोर्स सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम ख़त्म कर लेंगे तो फिर हमको एक आप लोगों का भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भाई हमारा 40% कोर्स ख़त्म, और तब तुम्हारा थोड़ा जोश और बढ़ेगा कि हमारा इतना कोर्स तो हमारे रेंज में है। और तुम लोग एक और तुमको तरीका बता दें, बोर्ड के छोटे छोटे सवाल जो बोर्ड में MCQ आते थे उनके जहाँ क्वेश्चन बैंक मिले हैं, इंटरमीडिएट के क्वेश्चन बैंक, उनको लगाओ बेटा। कठिन सवाल नहीं आते अब, और कठिन हम दे तो रहे हैं, कठिन में चिंता ना करो। लेकिन तुम छोटे, जैसे तुम्हारे साथ कोई जूनियर लड़का इंटरमीडिएट इस साल इंटरमीडिएट का पेपर दे रहा हो, MCQ क्वेश्चन बैंक, ठीक, वही क्वेश्चन बैंक लगाओ। ये NTA वाले जो ये इंटरमीडिएट में जो ये CBSE बोर्ड ने सब चेंज कर दिया है, तो उसका फ़ायदा NTA में भी उसी तरह के सवाल रख दिए जाएंगे, तो आसान सवाल रखे जाएंगे। इसलिए इंटर के क्वेश्चन बैंक लगाओ। अभी हम ऑर्गेनिक बस महीने भर में पढ़ा देंगे तो सारे इंटरमीडिएट के क्वेश्चन बैंक जो MCQ, एक नंबर के, 2 नंबर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सब रिच रहो, मतलब इंटरमीडिएट का सवाल गलत ना हो। ये क्या लिख रहे हो? ये NO2 कहाँ से लिखा? अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन दिया है, अभी और देंगे। बहुत अच्छे से सवाल अगर ढंग से लगाओगे। अब जैसे पंडित जी, एक क्वेश्चन तुम यहाँ जब घर जाओ तो क्वेश्चन हल करके जाओ। हमको दिखाओ भले ना, तुम कल ही दिखाओ, तो उससे नहीं मतलब, लेकिन तुम घर के लिए पेंडिंग ना छोड़ो। घर में जब जाओ तो तुम कुछ और मतलब फिर ऐसे एक छोटी डायरी, रोज टाइम टेबल बनाओ कि हमको इतना पढ़ना, इतना करना, बस तुम्हारे सब कुछ हिसाब किताब में हो। ये बेटा हम लोग अब अपनी तारीफ़ अपने उससे करना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों में, हम में तो यही कमी थी, ये जो तुमको बता रहे हैं। हमको खुद नहीं पता रहता हमारी कौन सी कॉपी कहाँ है। तो अब इतना मतलब इतना ज़्यादा डिसिप्लिन लूज़ करोगे तो फिर भाई महात्मा गांधी, महान महात्मा गांधी जानते हो कि वो जो है उनको सब कुछ हिसाब किताब रहता था कि माचिस तीली अगर उन्होंने 2 बार खर्च किया तो वो भी लिख लेते थे कि हाँ माचिस तीली 2 खर्च किया है। बताइए, उससे भाई महात्मा गांधी का हर क्षेत्र में उनकी किताबें हैं, हर क्षेत्र में है, सोशल सेक्टर में, फाइनेंस में। महात्मा गांधी को जो डॉक्टर इलाज करने आए, उनके नाम पे वो धन्वंतरी, अभी तो था धन्वंतरी दिवस, उन्हीं के नाम पे है। BC राय अवार्ड भी दिया जाता है। और BC राय चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, बहुत बड़े डॉक्टर थे उस पीरियड में। उनकी फ़ीस बेटा 100 रुपये या 10 रुपये थी, उस 10 रुपये थे। तो महात्मा गांधी बीमार जब हुए तो उनको देखने गए, महात्मा गांधी ने नहीं दिखाया उनको, कहा जिस दिन तुम फ्री देखोगे तो हम दिखाएंगे। और महात्मा गांधी अपना इलाज खुद करते थे लेकिन दिखाया नहीं उनको। फिर डॉक्टर साहब ने प्रॉमिस लिया कि हम फ्री देखेंगे, और उसके बाद डॉक्टर साहब फ्री देखते रहे। तो BC राय के नाम पे अवार्ड डॉक्टरों को दिया जाता है, BC राय अवार्ड। अब वो डॉक्टर थे उस पीरियड में बहुत बड़े, और चीफ मिनिस्टर भी बने, बस बंगाल के वो पहले मुख्यमंत्री थे।
लेकिन महात्मा गांधी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, तुम पैसा लेते हो इसलिए तुमको नहीं दिखाएंगे। और हमारे देश की गरीब जनता कैसे तुमको पैसा दे पाएगी। तो बीसी राय को सदमा लगा उनको कि अरे इतने बड़े आइकॉन उस समय वर्ल्ड में, भाई महात्मा गांधी का नाम इतना ज़्यादा, और वो हमको दिखा नहीं रहे। क्वेश्चन कल करना, अब करना तुम लोग, अब आगे क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, लिख लो। लिख लिया सब लोगों ने? करना इत्मीनान से, ठीक। और देखो क्वेश्चन करने का सबसे पहली शर्त क्या है? इंटरमीडिएट। वैसे तो फ्री रेडिकल के ही क्वेश्चन है, लेकिन तुम इंटरमीडिएट जरूर बनाओ सब क्वेश्चन में। और जब इंटरमीडिएट बना लोगे तो फिर तुमसे गलती होगी ही नहीं, समझे? तो बच्चों हम नेक्स्ट हेट्रोलिटिक फिशन में आते हैं। हेडिंग डालो हेट्रोलिटिक, कल हम डिस्कस करेंगे इनको, ठीक। हेट्रोलिटिक फिशन। होमोलिटिक पढ़ा दिया है, अब हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन दो मेन इंटरमीडिएट हैं जिसमें 90% रिएक्शन इन्हीं दो इंटरमीडिएट के थ्रू होगी, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादा रिएक्शंस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हेट्रोलिटिक फिशन ही होता है। लिखो, ये लिख लिया तुम लोगों ने? अनसिमेट्रिकल डिसोसिएशन है। इस तरह के फिशन में जो आइटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके निकल जाएगा। तो बेटा इनमें चार्जेज आ जाएंगे, रियल चार्जेस। आयनिक इंटरमीडिएट, तो आप बताइए फिर, ये तो पोलर, जब आयनाइजेशन को तुम्हें फैसिलिटेट करना है तो पोलर सॉल्वेंट लेंगे हम। ज़्यादातर पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। जो आइटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को लेकर निकल जाएगा। अब जहाँ तक ऑर्गेनिक, हमको तो ऑर्गेनिक से ज़्यादा मतलब है। जैसे मेरे बच्चों देखिए, एल्किल ब्रोमाइड है, मान लिया मिथाइल ब्रोमाइड है, तुमने पोलर सॉल्वेंट लिया, भाई अब ड्राइविंग फोर्स तो चाहिए ना, सॉल्वेंट पोलर तो चाहिए, नहीं तो ये फिर हेट्रोलिटिक फिशन के लिए एक्सेलरेट ही क्यों होगा? न्यूट्रल भाई स्टेबल कंपाउंड है। तो अब आप बताओ यहाँ कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, मिथाइलियम आयन, है ना, आईपीएसी नेम में आईयूएम लगा देते हैं, या कार्बोकैटायन। अगर हाइड्रोजन पे प्लस आ गया तो हाइलोनियम आयन, नाइट्रोजन पे प्लस आ गया तो नाइट्रोनियम आयन, इस तरह आईयूएम। हाइड्रोनियम आयन, H3O+ को क्या कहते हो? लेकिन अगर जैसे देखो, तुमको टाटोमेरिज्म पढ़ाया था हमने कि एल्डिहाइड के कारण ये हाइड्रोजन एसिडिक है या नहीं? इस ग्रुप के कारण ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा नहीं होगा? सुनील बताओ, एसिडिक होगा या नहीं? क्योंकि ये विड्राइंग है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों में कमी आएगी, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा। तो अगर तुम इसमें बेस डालोगे तो क्या होगा? मतलब ये इंटरमीडिएट तुमको एल्डिहाइड कीटोन में ज़्यादा मिलेगा। बताओ, अगर कार्बन पे प्लस चार्ज आया तो क्या कहलाएगा? कार्बोनियम आयन। लेकिन कार्बन पे माइनस आया तो क्या कहलाएगा? कार्बन आयन। तो ये दो इंटरमीडिएट मेन हेट्रोलिटिक फिशन में प्रोड्यूस होते हैं।
carbonium ion and carbon ion are the main intermediate which is generated in heterolytic fission. और अब ये फिशन इनमें सनलाइट और कैटलिस्ट हाँ लुईस एसिड वगैरह डालते हैं, लेकिन इन जनरल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, लिख लीजिए। इन दिस टाइप ऑफ फिशन द आइटम इसको बेटा सही कर दो, नहीं तो उधर घूम, इधर सेंटर पे ले आओ, हाँ थोड़ा और सेंटर, अब उधर तो जाना नहीं। इन दिस टाइप ऑफ फिशन द आइटम which is more electronegative can take both the shared electron and changes into electron rich species having negative charge. Electron rich species having negative charge. And other atom which is less electronegative, can takes both the which is less electronegative can lose both the shared electron, and changes into electron deficient species having positive charge. Electron deficient species having positive charge. Electron deficient species having positive charge. Therefore, ions are generated. In heterolytic fission. This fission is carried out in polar solvent. Polar solvent. Carbocation and carbon ion. Carbocation and carbon ion are the two main intermediates generated in heterolytic fission या heterolysis generated in heterolytic fission. ठीक, जब बच्चों लिख डालो, ये तो लिख डालो। तो मतलब कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन दो मेन इंटरमीडिएट हैं। जल्दी जल्दी इंटरमीडिएट ख़त्म कर लीजिए, बस 2 लेक्चर में परसों तो ख़त्म हो जाए चैप्टर। इसमें बेटा बेसिसिटी और कन्फर्मेशन ये 2 हिस्से होते जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, लेकिन बोर हो जाओगे, एसिडिटी बढ़ाया फिर बेसिसिटी भी, तो थोड़ा जो है हम आगे चल के खाल खींचेंगे जब अमीन पढ़ाएंगे। अब नाइट्रोजन के ही बेस आते हैं मेन, तो अमीन में बेसिसिटी डिस्कस करेंगे तो फिर तरोताज़ा हो जाएगा इंडक्टिव मेसोमेरिक और ये, तो जिससे हम एक बार और खाल खींच सकें।
और कन्फर्मेशन बेटा एलिमिनेशन में ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। अरे नहीं, शैतानी ना करो, एलिमिनेशन में। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के समय फिर कन्फर्मेशन भी पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन इस बार भी शायद कन्फर्मेशन का आया था, नीट में आया था, है ना। पूछा आसानी जा रहा है, लेकिन कब टेढ़ा पूछ दें कोई ठिकाना, तो पढ़ाना सब है। तो इसको जल्दी पूरा कर दें, इस हफ्ते में पूरा कर लो इस चैप्टर को। 2-3 लेक्चर में पूरा हो जाएगा। तो अगले वीक में हम ऑर्गेनिक रिएक्शन से स्टार्ट कर दें। टोटल 20 पॉइंट होंगे, पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगी 20 पॉइंट। फिर हम चाह रहे हैं बायोमॉलिक्यूल और पॉलीमर भी हम पढ़ा दें इसी समय। तो ऑर्गेनिक जैसे जो 17-18 सवाल आते हैं उसका पूरा जो है खात्मा करें हम। हेडिंग डालो कार्बोनियम आयन। निर्भय तुम्हारे गुरु क्या कर रहे हैं? गुरु जी दिख नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? लिख लिया है? हाँ ठीक। कार्बोनियम आयन लिखिए। दीज आर हेडिंग डालो बेटा कार्बोनियम आयन, ब्रैकेट में R+ लिख दो। R+ भाई कार्बोनियम आयन में ये लिख लिया है? लिख डाला है? प्रगति लिखा है? दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तुमको। अब तो हमने मिटा दिया काफ़ी कुछ, अब ना लिखो तुम, लिखो अब हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो, नहीं वो भी विदा हो जाएगा। कार्बोनियम आयन, चश्मा सस्ते नहीं मिलते, नहीं चश्मा भी बंटवा दिया जाएगी भाई, कम से कम सही लिखो। एक कोचिंग की तरफ से चश्मा जो है सबको। हाँ, अब चश्मा में सबका पावर अलग अलग होता है, और कोई लोग नाराज़ हो सकते हैं कि नहीं हमारा तो भाई वैसे पावर है, तो हमको और पावर क्यों दिया जा रहा है। ठीक, ये समस्या है। पूरा सब कल कॉपी देखेंगे हम, प्रगति कॉपी चेक करेंगे कल, और एक और लाइन उसमें कहीं अगर हम लोग पन्ना पूरा फाड़ के ना उधर फेंक देंगे। नोट्स जो है बेहतर बनाओ, कहीं गलती न रहे। कार्बोनियम आयन बेटा, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसलिए कार्बोनियम आयन बनना इजी होता है। इसीलिए कार्बोनियम आयन की रिएक्शन सबसे ज़्यादा हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जनरेट द कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे प्लस लाना इजी होता है, लेकिन माइनस लाना मुश्किल होता है। लिखो, दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। These are electron deficient carbon species having positive charge generated during heterolytic fission. Generated during heterolysis या heterolytic fission. There are 6 electrons in the valence shell. 6 electron, आप देखिए 6 electron।
these are highly reactive and unstable. These are highly reactive and unstable. ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक। हाँ बेटा एक बात फ्री रेडिकल में लिखे थे नहीं, इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। हाँ उसको लिखोगे, क्यों लिखोगे भाई, तुम्हारे यहाँ क्यों लिखवाएं हम, ठीक है ना, क्योंकि मंद बुद्धि मंदहीन, तो उसमें ज़रा फ्री रेडिकल जहाँ हेडिंग डलवाइए भाई। फ्री रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें से, तो जो फ्री रेडिकल की हेडिंग है, नहीं तुम तो नाराज़ रहोगे, सर ने तो लिखवाया नहीं। हाँ हेडिंग जहाँ फ्री रेडिकल, हाँ उसमें लिख देना फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, लिखवाया है बेटा, ना लिखा हो तो लिख देना फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब रीना कॉपी नहीं ढूंढ पा रही हूँ, पन्ना नहीं ढूंढ पा रही हूँ, हम पन्ना ढूंढेंगे लेकिन हम पन्ना रजिस्टर से विदा कर देंगे। होमोलिटिक फिशन जहाँ लिखवाया था वहाँ सबसे पहले फ्री रेडिकल हेडिंग डलवाई थी, और फ्री रेडिकल में आप लिख दो कि 8 इलेक्ट्रॉन के कारण ये पैरामैग्नेटिक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल आर पैरामैग्नेटिक। याद रहे भाई, ये पहचान थी बेटा फ्री रेडिकल को, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ये पहचान थी फ्री रेडिकल की, पहचाना गया था। और ये क्या होंगे बताइए, यहाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक होंगे या डायामैग्नेटिक होंगे? डायामैग्नेटिक। इनका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक। तो रीना लिख देना, लिखा है कि नहीं, हमको तो भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ लिख लेना, लिखो। हमको तो नहीं लग रहा कि तुमने फ्री रेडिकल में लिखा हो, कोई स्टीरियो केमिस्ट्री में लिख दिया हो, ठीक है ना, लिख लीजिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नहीं, all electrons are paired, all electrons are paired, all electrons are paired, therefore these are diamagnetic in nature, all electrons are paired, therefore these are diamagnetic in nature, diamagnetic। समझे? एक बात बेटा ध्यान रखिएगा, फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ 6 होते हैं, तो आप बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा। कार्बोनियम आयन भी प्लेनर होता है, ये ऐसे लिखने का मतलब काफ़ी कुछ जान ही चुके हो, ठीक। प्लेनर तो बल्कि ऐसे ना लिखने, तुम लोग वकील हो ना, पता नहीं क्या समझ बैठो। ये sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये भी बेटा sp2 ही होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। और लेकिन ब्रिज हेड पर प्लेनरिटी मेंटेन नहीं हो सकती, तो इसलिए ये जो है sp3 होता है, और पिरामिडल या टेट्राहेड्रल कह लीजिए, और ये हाईली अनस्टेबल, ठीक है ना। पिरामिडल कार्बोनियम आयन अगर हुआ तो फिर वो अनस्टेबल है, इसका मतलब इस जगह कार्बोनियम आयन बनना मुश्किल होगा, ठीक है ना, क्योंकि अनस्टेबल है। लिखो इट्स कार्बन इज, ये लिख लिया, इसको लिख लेना, और हाईली अनस्टेबल, हाईली अनफेवरेबल। लिखो, एक लाइन लिखवा दें फिर लिखना। लिखो इट्स कार्बन इज sp2 hybridized, its carbon is sp2 hybridized having trigonal planar geometry, sp2 hybridized and having trigonal planar geometry, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री,
ठीक, बना लीजिए। ये sp3 होता खाली एक केस में। कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, फिर कार्बीन और नाइट्रीन, इतने इंटरमीडिएट पढ़ाएंगे जिसमें कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन मेन है। फिर हम रिएक्शन शुरू करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक ख़त्म करने के बाद जो है एनसीईआरटी में दौड़ाना है हमको, तो तुम लोगों के कई झापड़ मारने हैं, कम से कम पर हेड जो है 14-15 झापड़ मारने हैं, ठीक है ना। तो हम वो हल करवाएंगे अपने सामने। तो एक बार एनसीईआरटी भी हल कर लोगे। और बेटा हमारी सलाह मानो, इस समय छोटे छोटे क्वेश्चन सुनील, एमसीक्यू, बोर्ड के जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हो, बस उस तरह के एमसीक्यू लगाने की प्रैक्टिस करो। तो हमने सीट में इसीलिए वर्किंग सीट पहले तगड़े तगड़े सवाल जड़ दिए थे हमने, उसमें थोड़े हटा लिए, आसान सवाल रखें, क्योंकि आसान सवालों की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी। ये यहाँ लिख देना कि ये आप लिखा थे ब्रिज हेड कार्बन, तुमको फ्री रेडिकल में भी तो बताया था बेटा, ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना, क्योंकि प्लेनरिटी नहीं मेंटेन हो पाती। ये प्लेनर कैसे होगा, ठीक, ब्रिज हेड कार्बन पे प्लेनरिटी मेंटेन नहीं हो पाती। ठीक है ना। और वो क्वेश्चन सब लोगों ने कर लिया था जो हमने क्लोरो डेरिवेटिव के क्वेश्चन पूछे थे, सब लोग अपना कर लीजिएगा पूरा, एक दूसरे से मिला लीजिएगा भाई क्या सही है क्या नहीं सही है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देते हैं तो लिखिए ज़रा। बच्चा तुमने जो बोल देते हैं, तुमने ABCD के सवाल कहे थे ना, अभी बेटा बोलना वैसे थोड़ा कम बन पाता क्योंकि पूरा पढ़ाया नहीं हमने, और ABCD के हम सैकड़ों सवाल बोलेंगे, तो थोड़ा और पढ़ा लें, अभी रिएक्शन पूरी पढ़ाई नहीं हमने, ठीक। लिखो, आयन ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 सवाल देते हैं लगा के लाना। आयन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 ब्रैकेट में लिखो कैपिटल A, C4H10 ब्रैकेट में लिखो कैपिटल A, when monochlorinated in presence of sunlight give B, when monochlorinated in presence of sunlight, give B, कंपाउंड B, फार्मूला लिख लो ब्रैकेट में, C4H9Cl which is found to be optically active, C4H9Cl which is found to be optically active, when treated with sodium metal in presence of dry ether, give hydrocarbon, सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, इन ईथर लिख लो बस काफ़ी है, गिव हाइड्रोकार्बन C, आइडेंटिफाई ABC, और C का फार्मूला लिख लो C8H18, ठीक। और सवाल दे दें, आइडेंटिफाई ABC, ठीक। लिखो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10, फिर वही लिखो ब्रैकेट में लिखो कैपिटल X, when treated with Cl2 in presence of sunlight
treated with Cl2 in presence of sunlight will give C4H9Cl ब्रैकेट में कैपिटल B, which will give C8H18 on treatment with sodium and ether. C8H18 on treatment with sodium and ether. ठीक, C8H18 ब्रैकेट में कैपिटल C लिख देना, ये या XYZ लिख दो, C को किसी के Z लिख दो, है ना, पहला X था, दूसरा Y, तीसरा Z, ठीक। Z will give only one monochloro-derivative. Z will give C8H18 को Z कहेंगे हम, Z will give only one monochloro-derivative when it is monochlorinated. When it is monochlorinated. When it is monochlorinated. Z will give only one monochloro derivative when it is monochlorinated. ठीक, कोई दिक्कत हो तो फिर बोल दें। On inorganic compound C4H10X when treated with chlorine in presence of sunlight give Y C4H9Cl. Y when treated with sodium and ether give Z, ठीक। C9 Z का फार्मूला क्या दिया मैंने, C8H18, Z will give only one monochloro derivative, है ना, पूरा लिख दिया है। तो अभी 2 सवाल लगाओ फिर।